भारत में अनेक चमत्कारिक कहानियाँ प्रचलित हैं, पर आज की इस श्रृंखला में हम आपको जो सत्य कहानी बताने जा रहे हैं, उसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो आज की ये सत्य घटना आधारित है बंगाल के राजा भंवर नरेश पर। कहानी को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट करना चाहूँगा कि कहानी के अंदर कई सेक्शन ऐसे हैं, कई एलिमेंट ऐसे हैं जो डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, बट अगर आप इस चमत्कारिक घटना की गहराई में उतरना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं रोमांचित कर देने वाली इस सत्य घटना या सत्य कहानी को, जो कि बंगाल के एक प्रांत से, जिसे भंवर साम्राज्य कहा जाता है, से शुरू होती है। आजकल ये स्थान बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। उन दिनों ये बंगाल साम्राज्य का एक मुख्य अर्बन एरिया हुआ करता था। गांव के लोग या क्षेत्रीय लोग इस एरिया को भंवर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। घटना की शुरुआत होती है 1835 के आसपास से, जहाँ पर भंवर साम्राज्य में 3 राजकुमार थे। उनमें से जो मुख्य राजकुमार थे राम नरेंद्र कुमार, जिन्हें बाद में आगे चलकर भंवर नरेश के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं के विषय में ये कथा है। तो कहानी की शुरुआत होती है साम्राज्य के तिलक से, उत्तरदायित्व सौंपने से। तो ये कहा जाता है कि राम नरेंद्र कुमार यानी कि भंवर नरेश जो थे, राजकुमार जो थे, वो काफ़ी अनैतिक व्यवहार के लिए जाने जाते थे। हमेशा मौज मस्ती में रहते थे, ज़्यादातर शिकार पर रहते थे। कई शेरों को उन्होंने मारा था, हालांकि वीर थे, और उनकी कई रखैल थी। हालांकि उनका विवाह भी 18-19 साल की उम्र में हो जाता है, पर वो 2 या 3 साल तक निसंतान रहते हैं। तो इस प्रकार से उनका चरित्र चित्रण किया गया है और उनके बारे में बताया गया है कि जनता भी उन्हें उस समय ज़्यादा अच्छा नहीं मानती थी, और ना ही उनके परिवार के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। परिवार के लोग उनका विवाह विभावती से करा देते हैं। विभावती के साथ शादी होने के 1 या 2 वर्ष के अंतर्गत ही भंवर नरेश की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। उन्हें सिफिलिस, जो कि एक गुप्त रोग है, घेर लेता है और वो उसकी एडवांस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें कि सिफिलिस का उन दिनों कोई इलाज नहीं होता था, और सिफिलिस होने पर ज़्यादातर व्यक्ति की मृत्यु कुछ सालों बाद हो जाती थी। तो इस बीमारी के चलते वो काफ़ी परेशान रहते थे। इसी संदर्भ में उपचार के लिए वो पास ही में दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी बीवी और अपने साले के साथ और कुछ एक सैनिकों के साथ वहाँ के लिए कूच कर देते हैं और वहाँ पर उपचार के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर उपचार पर जाते ही लगभग 2 दिन में इनकी मृत्यु का समाचार राज्य में पहुँच जाता है कि भंवर नरेश की मृत्यु सिफिलिस के कारण हो गई है, और वो उनका दाह संस्कार करने के लिए भंवर साम्राज्य से परिवार के जो सदस्य होते हैं उन्हें बुला लेते हैं और उनका दाह संस्कार कर देते हैं। हालांकि भंवर साम्राज्य के लोगों के लिए और परिवारजनों के लिए ये घटना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। वो काफ़ी चिंतित थे कि कोई व्यक्ति आखिर इतनी जल्दी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो धीरे धीरे लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, और बाकी के जैसे जो राजकुमार थे 2, उन्होंने राज्याभिषेक करने के लिए जैसे ही वो चाहते थे, तो उनकी भी मृत्यु एक एक करके ऐसी ही मिस्टीरियस अवस्था में हो गई। अब उनके साम्राज्य में केवल विधवा विभावती बचती है, और भंवर नरेश की 2 बहनें बचती हैं जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी, और वो किसी दूसरे हिस्से में यानी कि बंगाल के दूसरे क्षेत्र में रहते थे। तो इस प्रकार उनके राज्य में कोई भी नहीं होता, ना कोई संतान होती है, केवल एक विधवा होती है। तो ब्रिटिश शासन क्योंकि उन दिनों था, और स्त्रियों को शायद राज्यभार सौंपने में थोड़ा संकोच किया जाता था, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार उनके राज्य को पूरा अपने अंतर्गत जो है चलाने लगती है।
हालांकि भवन नरेश की विधवा पत्नी बीभावती और उनके छोटे भाई साम्राज्य पर अपना अधिकार हमेशा जमाते रहे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी कोर्ट में अपनी अपील करी और कुछ एक हिस्सों पर उन्हें उसका जो रेवेन्यू था, उसका जो पैसा आता था, उन्हें दिया भी जाता था। इस सब के ठीक 5 वर्ष बाद भवल साम्राज्य में एक अजीबोगरीब घटना घटती है। एक सन्यासी जो कि हूबहू भवल नरेश जैसा दिखाई देता था, वह गांव के एक चौराहे पर लगभग 4 दिन से लगातार बैठा रहता है। लोग उसे नोटिस करते हैं, लोग उसे पहचानते हैं कि वो हूबहू भवल नरेश जैसा है। हालांकि वो बंगाली बोल पाने में अक्षम था, पर वो देखने में हूबहू भवल नरेश जैसा था। तो गांव के लोगों में बात फैलनी शुरू हो गई। उन्होंने एक दूसरे को बताया, लोग उनके पास जाने लगे और वो बिल्कुल हूबहू भवल नरेश जैसे दिखाई देते थे। उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ी, राजसी परिवार तक भी गई और राजा के जो बहनें थी उन तक भी बात पहुंची। वो उनसे मिलने आई। बहनों ने हालांकि स्वीकार कर लिया कि ये उनके भाई ही हैं, वो मरे नहीं हैं, उनका पुनर्जन्म या वो किसी प्रकार से लौट आए हैं। तो इस प्रकार की घटना हालांकि पूरे भवल साम्राज्य के लिए चौंका देने वाली थी, पर बीभावती जो उनकी विधवा पत्नी थी और जो उनके छोटे भाई थे, यानी कि भवन नरेश के जो साले थे, उन्हें यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुई और उन्होंने उन्हें एक बहरूपिया करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है धन दौलत के लिए कोई या साम्राज्य हड़पने के लिए कोई बहरूपिया आ गया है जो कि राजा से मिलता जुलता है। क्योंकि राजा का उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था, तो यह बिल्कुल पूर्णतया असंभव घटना है कि राजा जो है सशरीर वापस आ सकते हैं। पर गांव के लोग और जो भवल नरेश के दूसरे परिवार के लोग थे, यानी जो उनकी बहनें थी, उन्होंने पाया कि वो बंगाली भले ही टूटी फूटी बोलते हैं, पर वो उनकी आदतें, उनके क्रियाकलाप बिल्कुल राजा की तरह थे। तो वो पूर्णतया उन्हें भवल साम्राज्य के राजा ही मानने लगे थे और वो उन्हें उकसाते हैं कि वो अपना अधिकार उनसे वापस मांगे, ब्रिटिश सरकार से और जो उनकी पत्नी को दिया गया था उससे, और वो अपने साम्राज्य को पुनः संभाले। पर ब्रिटिश सरकार में इतना आसान नहीं था, इसलिए वो कोर्ट में अपील करते हैं। उन्हें वकील दिए जाते हैं, गांव के लोग उनके लिए चंदा इकट्ठा करके और कोर्ट में उनका जो है केस डालते हैं, जिनमें वो जाते हैं वहाँ पर। तो ये केस भी काफ़ी लंबा 10 साल तक लगभग केस चलता है, जिसमें 11,000 से ज़्यादा अधिक पन्नों की एक चार्जशीट भी बनती है। सैकड़ों गवाह दोनों तरफ से जाते हैं, आते हैं। दोनों पक्ष की तरफ से बहुत सशक्त एविडेंस, प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। हालांकि इसमें राजा भवन नरेश का पलड़ा भारी होता है और उनकी तरफ के जो गवाह थे वो साबित करते हैं कि जब उनका दाह संस्कार किया गया तो वास्तव में वहाँ पर एक तूफ़ान आता है, बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों में, जिससे कि जो लोग उनका दाह संस्कार करने आए थे वो लोग शेल्टर में छुप जाते हैं। वहाँ पर जो पेड़ थे कोई उसके नीचे चला जाता है या कोई अन्य जगह पर खड़ा हो जाता है बचने के लिए। तो उसी दौरान उनकी जो लाश है वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद क्या होता है वो भवन नरेश खुद बताते हैं कि वो वहाँ पर जो लैंडस्लाइड होता है या जो पहाड़ियों में पानी आता है वो उसमें बह जाते हैं और उन्हें कोई नागा बाबा साधुओं का जो ग्रुप होता है जो कि किसी नदी के तट पर बैठा हुआ था, वो उन्हें निकाल लेता है और उन्हें निकाल कर उनका उपचार करता है और उन्हें ठीक कर देता है। हालांकि इसी बीच में उनकी याददाश्त चली जाती है और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो धीरे धीरे वो उन सन्यासियों के साथ लगभग इस 5-6 वर्ष तक वो उनके साथ रहते हैं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। पर वो बताते हैं कि अपने गुरुदेव की आज्ञा पर जैसे ही वो भवल साम्राज्य में भिक्षा मांगने जाते हैं तो उन्हें चीज़ें दोबारा याद आ जाती हैं, उन्हें सब कुछ याद आने लगता है और वो फिर वहाँ पर जो है अपने गुरु की आज्ञा से ही वहाँ पर रुक जाते हैं। तो इस प्रकार की दलीलें जब कोर्ट में दी जाती हैं और उनके प्रमाण भी मिलते हैं
तो कोर्ट जो है अपना फ़ैसला कुछ समय के लिए सुरक्षित रख लेता है, क्योंकि कोर्ट के जज के पैनल में 2 ब्रिटिश जज थे, एक उनमें प्रोफ़ेसर बासु थे। तो प्रोफ़ेसर बासु हालांकि राजा के फेवर में थे, पर जो ब्रिटिश साम्राज्य के जज थे वो इस केस को लेकर इतने अधिक उत्सुक नहीं थे, वो न्यूट्रल थे। तो इसी बीच में वो अपनी छुट्टियों के लिए वापस ब्रिटेन चले जाते हैं और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के चलते हुए वापस नहीं आते हैं और अपनी छुट्टियां एक्सटेंड करा लेते हैं। तो इसमें जो जज बासु होते हैं वो अपना फ़ैसला सुना देते हैं, जो कि राजा के हक में होता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार और रानी बीबावती इस फैसले के खिलाफ अन्यत्र कोर्ट में अपील करते हैं और इससे बिल्कुल असंतुष्ट होते हैं। अपना राज्य पुनर्पाने के बाद राजा 3 दिन बाद मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, जहां पर एक के बाद एक उन्हें कई हार्ट स्ट्रोक आते हैं और दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी विधवा रानी जो पहले से विधवा थी वो उन्हें बताती है कि यह बहरूपिया था और इसे जो है प्रकृति ने इसका दंड दे दिया। तो उनके साम्राज्य में जो 8 लाख रुपए की धनराशि होती है, बीबावती उसे लेने से मना कर देती है और अन्यत्र कहीं चली जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि अब जब सन्यासी की मृत्यु हो जाती है राज्य को प्राप्त करने के बाद, तो उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम में वो सारी चीज़ें, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सन्यासी वास्तव में राजा थे, क्योंकि उनके शरीर पर जो शिकार के दौरान कट के निशान थे या कुछ उनके गुप्त स्थानों पर ऐसे निशान थे जिन्हें उनके अलावा और कोई नहीं जानता था, केवल पारिवारिक सदस्य जानते थे, वो सन्यासी के शरीर पर वैसे ही मिलते हैं। जैसे उनके शरीर पर कुछ जगह मस्सों के जो है मार्क्स थे, उनके शरीर पर शिकार के दौरान कुछ कट लगे थे, वो हूबहू ऐसे थे। उनकी आंखों का रंग, उनके शरीर के बाल सब कुछ वैसे ही थे जैसा कि भवन नरेश का। तो उनके लास्ट राइट्स के दौरान ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि वो राजा ही थे। अब इस बीच में ये जो घटना घटित हुई कि कैसे वो मरकर पुनर्जीवित हो जाते हैं और कैसे सन्यासियों का वह ग्रुप एक मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है, तो इन सभी का तो आंसर आज तक मिल नहीं पाया है, मिस्ट्री है। पर एक पुस्तक स्वामी रामा ने, जो कि लेट 18th सेंचुरी में ही लिखी गई है, उस पुस्तक में भी इस इंसिडेंस का जो है जिक्र किया गया है। स्वामी रामा ने बताया है कि उनके गुरु के जो मित्र थे बंगाली बाबा, वो उन दिनों उस क्षेत्र में रहा करते थे और ये बंगाली बाबा और उनके शिष्य ही थे जिन्होंने भवल नरेश के शरीर को, यानी कि उनके मृत शरीर को बहते हुए किसी नदी से निकाला था। और ये जो वहाँ पर तूफ़ान आया था वो भी एक योजना के तहत ही उसे भी क्रिएट किया गया था, क्योंकि नरेश को बचाना था और ये सब कुछ उसी प्रकार से नियोजित था। तो सन्यासियों का, नागा बाबाओं का ये ग्रुप उन्हें निकालता है और उन्हें किसी प्रकार की यंत्र तंत्र से जीवित करता है। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, यह भी एक कही हुई बात है, पर यह लिखा है जैसे उस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। तो वो उन्हें किसी प्रकार यंत्र तंत्र से जीवित करते हैं और इसी बीच में वो अपना जो है मेमोरी, याददाश्त भूल जाते हैं और कम्प्लीटली नागा बाबा बन जाते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। पर हालांकि वो उनकी आयु जो है कि 10 या 15 वर्ष तक ही बढ़ा पाते हैं। उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारी आयु जो है हम 10 से 15 साल तक ही बढ़ा पाए हैं। और ये भी उस पुस्तक में लिखा गया है कि उन्हें उनकी पत्नी द्वारा, बीबावती द्वारा ही सिफिलिस के इलाज के लिए उन्हें एक पॉइज़न दिया गया था, जहर दिया गया था, जिसमें उनके परिवार के डॉक्टर, उनके साले साहब ये शामिल थे और उन सब ने मिलकर उन्हें दार्जिलिंग में जहर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो उनका दाह संस्कार करके जो है उनका साम्राज्य हड़प लेना चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें संपूर्ण साम्राज्य पर उन्हें अधिकार नहीं दिया, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा स्वयं रखा।
पर जैसे ही भवन नरेश वापस जाते हैं तो उनका जो है उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना लाजिम था। वो परेशान भी होते हैं, छटपटाते भी हैं। और बाद में जब राजा अपना केस जीत जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो नागा बाबा द्वारा केवल वरदान 10 या 12 वर्ष तक का था, तो वो पूरा हो जाता है। क्योंकि 10 साल तक तो वो केस लड़ने में, अपना जो है अधिकार प्राप्त करने में निकाल देते हैं, पर वो आफ्टर ऑल जीत जाते हैं। और जीत के 3 दिन बाद यानी कि वो साम्राज्य का उपभोग तो नहीं कर पाते, पर वो जो है अपना न्याय उन्हें मिल जाता है। और आई थिंक ये सब देखकर जो रानी विभावती होती है, वो भी अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ गई होगी कि ये सब कुछ जो है इस दुनिया से परे का हो रहा है ये घटनाएं। इसलिए वो बाद में जो है उनकी संपत्ति लेने से मना कर देती है और अन्यत्र कहीं चली जाती है।